हम बात कर रहे थे मालाबार एक्सरसाइज की। ठीक है। और मालाबार एक्सरसाइज में हमने देखा कि 1992 में मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई। ठीक है। और ये मालाबार एक्सरसाइज 1992 से जब स्टार्ट हुई उसके बाद, ठीक है, ये 2015 से मालाबार एक्सरसाइज 3 देशों के बीच का एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। आफ्टर इट, ठीक है, 2020 में हुआ क्या? वी हैव स्टार्टेड, वी हैव इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। ठीक है। और मतलब इस साल से, मतलब इस साल तो मालाबार एक्सरसाइज इन 3 देशों के बीच का एक्सरसाइज न रहकर 4 देशों के बीच का एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। और वो क्या हो गया? मालाबार एक्सरसाइज। अब मैंने बात किया था इसको एनालाइज करना है क्वाड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो कौन बताएगा सबसे पहले? सर मैं बताऊं? बताओ। जो ये चाइना है ना, हाँ, ये चाइना जो इसकी है। हाँ, इसकी प्रतिक्रिया सर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब से हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार को ज्वाइन किया है, हाँ। उसके चाइना के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हैं जो हम्म। जाओ लीजियान, हाँ। उन्होंने उन्होंने कहा है कि सदैव मानना देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व के लिए अनुकूल होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अनुकूल। और भारत भारत ने सोमवार को ऐलान किया हाँ, बोलो बोलो। कि ऑस्ट्रेलिया आगामी अभ्यास में हिस्सा लेगा। ठीक है। आगामी अभ्यास में मतलब आने वाले जो अभ्यास होंगे उसमें भी हिस्सा लेगा? यस सर, अच्छा, चलो। ये भारत ने ऐलान किया है। कर दिया ऐलान ना? और सर ये चाइना है ना, हाँ। हाँ, चाइना बोल रहा है हम्म। पहले। सर जो चाइना चाइना बोलता था पहले क्वाड के सदस्यों को, हम्म। मतलब वो उनको मतलब नीचा दिखाने की हर बार कोशिश करता था, जो अच्छा। क्वाड के सदस्य थे। ठीक है। इसलिए सर इसलिए अब हमने कहा वो कि बोलता भी ऑस्ट्रेलिया था को कि भी आ इनका। जाए। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? थैंक यू सर। और कोई? हाँ, बोलो प्रियांशु। सर जो अभी भाई ने बताया वो तो सही था। हम्म। मतलब एक पर्सपेक्टिव की चाइना को लेकर के जो इंडिया और चाइना के टेंशन्स चल रहे हैं बॉर्डर पे, हम्म। इन टेंशन्स को मतलब ध्यान में रखते हुए ये स्टेप एक बहुत ही सही स्टेप था इंडिया का, क्योंकि हम्म। जो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना है सर, तो हम्म। जो हमारी ग्लोबल पावर्स हैं सर, ये हम्म। ग्रुप ये प्रेशर क्रिएट करने में हेल्पफुल रहेगा इंडिया को। दूसरा सर, जो हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्रीज होगा हम्म। ऑस्ट्रेलिया के साथ में, हम्म। जो भी सप्लाई होगा, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए या ये हो गया इन फ्यूचर भी, वो भी ओके। स्ट्रेंथन होगा क्योंकि मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके। और सर एक जो पॉइंट मेरे को लगता है, जो मैंने पर्सनली सोचा, कि जो अभी रिसेंटली बॉयकॉट किया है इंडिया ने आरसीईपी का, हम्म। सर इसके चलते कहीं ना कहीं जो 15 देशों ने साइन किया है इसे, वो हम्म। गुस्सा है। मेरा मानना ऐसा है इंडिया से, कि अच्छा, इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। नाराज होके बैठ गए? तो सर, हाँ, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है सर। अच्छा, ठीक है। तो सर वो इंडिया ये चाहता है कि जो मेरे ग्रुप में रिलेशन खराब हो रहे हैं, हम्म। रीजनल लेवल पे जो ग्रुपिंग है उसमें, तो हम्म। मैं 1 to 1 रिलेशंस तो मेरे बना के रखूं, स्ट्रेंथन करके रखूं। अच्छा। तो ओके। सर एक वो फैक्टर भी हो सकता है। अच्छा, चलो सर ठीक।
एक इमोशनल थ्योरी प्रियांशु ने दी है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नाराज ना हो जाए। यस अनुभव सर। कुछ कहना चाह रहा है? यस सर, अभी ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के रिलेशंस भी खराब होते जा रहे हैं। अच्छा। और और हमारा चाइना के साथ में इशू ऑलरेडी है ही। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया को अलाउड करके एक इनडायरेक्ट मैसेज भी चाइना को पहुंचाना था कि हम भी कर सकते हैं, अगर हमसे ज्यादा कुछ करे तो उसके जितने भी एनिमी हैं उनके साथ में हम बेटर कोऑपरेशन कर सकते हैं मिलिट्रीली। अच्छा, ओके, चलो। और कोई? सर मेरे को लगता है कि क्वाड की इफेक्टिवनेस को भी ये चीज इंक्रीज करेगी, कि जैसे क्वाड अभी तक ऑस्ट्रेलिया को लेके नहीं चल रही थी, अब जो है क्वाड अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चल रही थी। क्वाड सर मतलब हमेशा से ही ये 4 देश है। क्वाड में ये 4 देश है, मालाबार में ये 4 नहीं थे। इस बार पहली बार हाँ मालाबार में 4 आए हैं। सर मेरा मतलब वही था कि मालाबार में पहली बार ये चीज चारों लोग, मतलब इससे क्या होगा कि क्वाड की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाएगा, कि कहीं ना कहीं इंडिया एलओसी के कारण से, अब क्वाड में अभी जो एलओसी की लड़ाई चली है, जितने भी इफेक्ट चाइना के कारण से जो भी हो रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर पॉइंट की तरह एक रखा जाएगा। ओके, चलो। कोई और भी कुछ कहना चाह रहा है? नहीं? चलो। तो देखो बेटा, अभी तक ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं ज्वाइन करवाया, उसके पीछे कारण ये था कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो अच्छे थे, ठीक है। और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे थे, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस एक नेक्सस क्रिएट हो रहा था, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अगर आप लोगों के दिमाग में वर्ल्ड मैप क्लियर है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, उससे थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आना फिलीपाइंस, ठीक है, और थोड़ा और नीचे आओगे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एक नेक्सस बिल्टअप हो रहा था, ठीक है, वहां से, और वो नेक्सस बिल्टअप कर रहा था चाइना, ठीक है। और उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और इसी वजह से उस गुस्से में, ठीक है, कि आप चाइना को इतना सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में नहीं आने दे रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के रिक्वेस्ट करने के पीछे पर्पस था चाइना, ठीक है। चाइना उस तरह से सपोर्ट कर रहा था कि यू शुड ज्वाइन, ठीक है। और चाइना की कोशिश ये थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो क्वाड में शामिल हो जाता है, तो क्वाड की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बट लास्ट 2 ईयर से ये जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना का जो रिलेशन था, ठीक है, वो खराब होना शुरू हुआ, ठीक है। उसमें थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हुए। और दूसरी चीज, इंडिया में जो चाइना के साथ अभी पिछले 1 साल से जो हो रहा है, और पर्टिकुलरली पिछले 3-4 महीने में जो हुआ है, ठीक है, तुम्हें भी पता है गलवान घाटी में क्या हुआ, ठीक है, उससे पहले डोकलाम में क्या हुआ, ठीक है। बट पर्टिकुलरली ये जो गलवान घाटी वाला इंसिडेंट है, उसके बाद इंडिया थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम सिनेरियो 1959 में भी क्रिएट हुए थे, जब चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, ठीक है। उस समय भी चाइना एग्रेसिव होना शुरू कर दिया था बॉर्डर पे, और फाइनली रिजल्ट ये हुआ था कि 1962 में हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ एग्रेशन, उसी तरह का एग्रेशन जो है चाइना अभी फिर से कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए इंडिया को अपने दोस्तों को साथ में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और उन्हीं दोस्तों को साथ में लाने के लिए इंडिया ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में अलाउ किया है, ठीक है। मेन पर्पस मालाबार का ये है, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का।
ठीक है, कि हमारी सिचुएशन खराब हुई है इन रिलेशन विथ चाइना, ठीक है, मतलब चीन के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो खराब हो गए गलवान के बाद, जब देखो तब हम झगड़ते रहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस खराब हो गए चाइना के साथ, ठीक है, वो रीजन क्या है वो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। बट इन सब की वजह से क्या हुआ, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है दिलीप? दोस्त। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, किसने बताया? कौटिल्य ने बोला, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऑस्ट्रेलिया को इस बार अलाउ किया, बट ये जो अलाउ किया है ये अभी भी, सुनो दिलीप, ठीक है, बेशक कल ये कह दिया है कि भविष्य में भी ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाएगा, ठीक है, बट अभी तक ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है, मतलब औपचारिक घोषणा नहीं है, अभी सिर्फ कहा गया है, कहते तो हम बहुत कुछ है, करते कम है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन हमें पता चले कि अब ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से प्रतिक्रिया देगा, क्या वो भारत के साथ दोस्ती करने में सच में करना चाहता है, तो अब इस प्रतिक्रिया के जवाब में वो और अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा भारत के साथ, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये घोषणा जो की है कल, ठीक है, वो इसलिए की है ताकि हम अगले 1 साल ये देख सके कि ऑस्ट्रेलिया का नजरिया क्या है भारत को लेकर, ठीक है, और विशेष रूप से तब जब भारत आरसीईपी को छोड़ चुका है, ठीक है। आरसीईपी अगली न्यूज में मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले वीक वाली न्यूज में आरसीईपी क्या है, ठीक है। उसके बावजूद अब जब क्वाड में हमने शामिल तो है ही है, मालाबार में भी बुलाया, तो अब ऑस्ट्रेलिया कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए वो घोषणा की है। अभी तक औपचारिक रूप से मालाबार में शामिल नहीं किया है, तो अभी भी मालाबार में कितने देश है? अभी भी मालाबार में सिर्फ 3 देश है, ठीक है, ये याद रखना इस चीज को, ठीक है। चौथा तब होगा जब ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है, डन। कोई डाउट, किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगली न्यूज, स्काईलार्क, ठीक है, स्काईलार्क, ये बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बना रहे हैं हम, ठीक है, मतलब हम खुद एक नक्षत्र बना रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप में स्टार्स अलोकेटेड होते हैं या अलाइन होते हैं एक विशेष तरीके से, जहां स्टार अलोकेटेड या स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र, ठीक है, या कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अब वैसा ही एक कॉन्स्टिलेशन बनाया जा रहा है, नक्षत्र बनाया जा रहा है, कहाँ? स्पेस में। कितने सैटेलाइट होंगे उसमें सैटेलाइट होंगे 12, ठीक है। और ये क्या करेंगे, देखो इनका एक और नाम दिया है, लिख लो सारे, स्काईलार्क is called as traffic police of space, अंतरिक्ष का ट्रैफिक पुलिस, लिख लो दिलीप, अंतरिक्ष का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अब बोले अंतरिक्ष में ट्रैफिक पुलिस की क्या जरूरत है, कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ। सर जो जिस हिसाब से सैटेलाइट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो लोअर ऑर्बिट्स हो गई, इसमें जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ताकि जो बहुत सारी कंट्रियों के सैटेलाइट्स हैं,
तो हाँ ये आपस में कोलाइड ना हो और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय ना हो। वेरी और गुड। सर जो इन फ्यूचर जो प्लान हो रहा है नासा का और स्पेस एक्स का, जो सैटेलाइट स्पेस की जो टूरिज्म कराना चाहती है स्पेस का, हाँ सर उसमें भी हेल्पफुल रहेगा ये, वेरी क्योंकि गुड, मैनेज तो सर वहीं से होगी ना, जो आने जाने वाली फ्लाइट होगी या स्पेस शटल होंगे वो सब। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो आज की डेट में मतलब 2020 में तुम्हें पता है स्पेस में कितने सैटेलाइट्स हैं? लगभग 3000 सैटेलाइट, लाइव सैटेलाइट्स है। मतलब ऐसे 3000 सैटेलाइट्स है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और लगभग 1 करोड़ ऐसे छोटे से लेकर बड़े तक टुकड़े हैं ये सैटेलाइट्स के, ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की जो ऊपरी कक्षा है उसमें घूम रहे हैं, ठीक है। और इनका जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 10, 12, 15 सेंटीमीटर तक है। कहने को ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, बट 1 करोड़ से ज्यादा टुकड़े हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डेब्रीज या अवशेष। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई सैटेलाइट हम भेजते हैं और वो असफल हो जाता है, ठीक है, या उससे संपर्क टूट जाता है, तो वो क्या होता है, वो उसी अंतरिक्ष में घूमते रहता है, ठीक है। अब हमने अगला कोई भेजा और ये उससे टकरा गया तो जो नया भेजा उसका भी नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो स्काईलार्क है ये 12 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बना रहा है, जिससे ये सारे जो डेब्रीज होगी और जितना भी सैटेलाइट्स, लाइव सैटेलाइट्स होंगे, ठीक है, ये उनकी लोकेशन ट्रैक करते रहेगा और किसी भी तरह के लाइव सैटेलाइट्स को किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ये उसके लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा इसमें काम ये है, अगला काम ये है, ठीक है, कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी इसे बना रही है और कौन सी कंपनी इसे भेजेगी। ठीक है, ये होमवर्क है। अब मुझे ये बताओ मेघा कि ऐसा ही कोई सिस्टम इंडिया का भी है क्या? क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जो स्पेस में ट्रैफिक मैनेज कर रहा हो? यस सर, वो क्या नाम है हमारा उसका? गगन। गगन अच्छा, गगन नाम सर है। मैं बोलूं? नहीं, 1 मिनट। नीलेश, यस सर। जो हमारा सिस्टम है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला स्पेस का, उसका नाम क्या है? सर नहीं पता हो तो भूल गया। नहीं पता सर। अनमोल, सर मैं बोलूं? नो सर, नो आइडिया, नो सर आइडिया, नेत्रा। ठीक है। याद नहीं है अभी। सर याद नेत्रा है क्या? कौन बोल रहा है ये? मेघ, सोनिया? हाँ अच्छा चलो, नेत सोनिया है ना, तुम्हें पता है नेत्रा है। नेत्रा कौन से ऑर्बिट में है? कौन से ऑर्बिट में है? सर वो तो याद करना पड़ेगा। कब भेजा गया? सर लास्ट ईयर, मतलब हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। हाँ तो इसीलिए बेटा, जब मैं पूरा अगर पता हो ना तो ही बोलना बीच में, ठीक है, वरना जिससे पूछू वही बताए। सॉरी सर। हाँ ठीक है, या फिर उसके बारे में सारी जानकारी हो तो बोल लो बीच में, ठीक है, रिस्क ले लो बोलने का, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो फिर तैयार रहना मेरे क्वेश्चन से के लिए, ठीक है। तो स्काईलार्क एक 12 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बनाने की कोशिश की, एक तारामंडल बनाने की तैयारी है, जिसे 2022 में भेजा जाएगा नॉर्थ स्टार नाम की कंपनी द्वारा, ठीक है।
और ये क्या करेगी, स्पेस में ट्रैफिक मैनेज करेगी, मतलब कितने सैटेलाइट्स होंगे, उनकी पोजीशन क्या क्या है, और जो डेब्रीज है, जो टूटे हुए टुकड़े हैं, वो किसी तरह से सैटेलाइट्स को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसका काम ये स्काईलार्क करेगा। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, वैवाहिक विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश। ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है, कहानी घर घर की जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ हर घर में होती है। ठीक है, तो उसी मामले में देखो, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, घरेलू हिंसा अधिनियम है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाइवोर्स रूल्स भी है। ठीक है, उसके बावजूद होता क्या है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ पिटीशन फाइल करती है, ठीक है, तो पति क्या करता है, उसी दिन उसे घर से निकाल देता है। ठीक है, अब जब घर से निकाल देता है तो दिक्कत हो जाती है कि अब वो महिला रहेगी कहाँ। ठीक है, और रहेगी कहाँ, बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी। ठीक है, इन सब की वजह से कई बार ये होता है कि महिलाएं जो है वो परेशान होते रहती है, बट किसी भी तरीके से शिकायत नहीं करती अपने पति के खिलाफ। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक गाइडलाइंस डिसाइड कर दी है। ठीक है, और ये गाइडलाइंस सिर्फ इस वजह से नहीं है जो केसेस आएंगे, ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने मैटर्स पेंडिंग है कोर्ट में, जितने भी मामले पेंडिंग है, ठीक है, उन पेंडिंग मामलों पर भी चर्चा की जाए और उन्हें इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द उन्हें डिसीजन सुनाया जाए। ठीक है, तो क्या है ये गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब निचली अदालतें जितनी भी है, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे की कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ठीक है, ये जितने भी कोर्ट हैं उनके लिए मैट्रिमोनियल रिलेशंस या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जितने भी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जितने भी है, ठीक है, उन डिस्प्यूट से रिलेटेड ये सारी गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है, अब वो गाइडलाइंस क्या क्या है ये देख लो एक बार। एलिमनाई और मेंटेनेंस टू बी पेड बाय हस्बैंड टू डेजर्टेड वाइफ और एंड चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी पत्नी या बच्चों को कोई पति छोड़ देता है, ठीक है, हिंदी में ऐसे छोड़ देने नहीं लिखते, ठीक है, परित्याग कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। और ये मेंटेनेंस कब दिया जाएगा, जिस दिन उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी उस दिन से, मतलब इस दिन से नहीं जिस दिन से जजमेंट आएगा, जबकि उस दिन से जिस दिन से वो केस फाइल हो गया उसी दिन से। ठीक है, तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई पति, कोई हस्बैंड ये गुजारा भत्ता या एलिमनाई या मेंटेनेंस नहीं देता है, याद समझ लो इस चीज को, अगर कोई हस्बैंड मेंटेनेंस या एलिमनाई नहीं देता है तो उसे 1 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, नागरिक निरोध के अंतर्गत उसे डिटेन किया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिटेंशन। ठीक है, सिविल डिटेंशन जहां क्या होगा, कोर्ट आपको एक ऑर्डर देगा और बोलेगा इसे जेल में डाल दो, क्यों, क्योंकि ये अपनी जो डेजर्टेड वाइफ और चिल्ड्रन हैं उन्हें एलिमनाई और मेंटेनेंस नहीं दे रहा। आपने कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ उन्हें एलिमनाई और मेंटेनेंस पे नहीं किया, ठीक है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ना सिर्फ आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, अटैच कर दी जाएगी कि अब आप ये प्रॉपर्टी आपकी यूज नहीं कर सकते, संपत्ति आपकी कुर्क कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब जिस दिन से
पिटीशन फाइल होगी किसी हस्बैंड के अगेंस्ट एलिमनाई और मेंटेनेंस की, उसी दिन से उसे एलिमनाई और मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को और बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है 1 साल तक के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि वह योग्य और सक्षम है, मतलब इफ ही इज क्वालिफाइड एंड एबल बॉडीड, मतलब वो काम करने लायक है, ठीक है, और पढ़ा लिखा समझदार भी है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कहां से गुजारा भत्ता दूं, ठीक है। मींस अगर वह योग्य और सक्षम है तो नो इनकम वाला जो प्रोविजन है ये भी उसे मदद नहीं करेगा, ठीक है। बेटा अगर तुम कमा सकते हो तो बेशक इस टाइम नहीं कमा रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुजारा भत्ता और एलिमनाई तो तुम्हें देनी होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बोलो अनमोल, नहीं सर, बोलो बोलो। सर ये जो प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन तो नहीं लग रहा सही। नहीं लग रहा सही? सर वो अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, करते हैं, इस पे बात करता हूं, ठीक है। उसके यस बाद सर। जो भी एलिमनाई और मेंटेनेंस वाला केस होगा, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस वाला केस होगा उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। मतलब जब ये मेंटेनेंस वाला केस क्लियर होगा, कोर्ट में आएगा, तो पति और पत्नी दोनों के पास कितनी संपत्तियां है और कितनी देनदारियां है, ये दोनों बताने होंगे कोर्ट को करेक्टली, ठीक है। अगर नहीं बताते हो तो फिर दिक्कत, ठीक है, ये चीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दोनों का एसेट्स और लायबिलिटीज क्लियर होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सारी संपत्ति पति पत्नी के नाम पे कर देता है और फिर उसके बाद एलिमनाई और कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज नहीं शो करता, सिर्फ लायबिलिटी शो करता है, प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ताकि उसे मेंटेनेंस कम देना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज है, ठीक है, वो सारे के सारे क्लियर करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों का जो भी खर्च होगा, अब बच्चों का खर्च सिर्फ वो नहीं जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, नहीं, उसके साथ साथ अगर वो कोचिंग करना चाहता है, किसी तरह की स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहता है, मतलब किसी स्पेशल फील्ड में जाना चाहता है, तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा एलिमनाई और कंपनसेशन डिसाइड करते टाइम। याद रखना इस चीज को, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा यहां से, अगर बनेगा तो, ठीक है, कि उसका वोकेशनल बेसिक नीड्स ये भी कंसीडरेशन में आएगा। वोकेशनल एक्टिविटीज, बेसिक नीड्स और पूरा एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन कंसीडर होगा। और ना सिर्फ ये कंसीडर होगा, देखो एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्पाइरल इन्फ्लेशन रेट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इन्फ्लेशन होता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ठीक है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज के हिसाब से आप मेंटेनेंस पे कर दो, 10 साल बाद वो मेंटेनेंस सही नहीं रहे, ठीक है। तो मेंटेनेंस इसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा ताकि लाइफ लॉन्ग जो वुमेन होगी, जो वाइफ होगी और चिल्ड्रन होंगे, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति जो महंगाई दर है, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो बढ़ेगी, ठीक है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एलिमनाई होगी ये किस बेसिस पे डिसाइड की जाएगी? इस बेसिस पे नहीं कि वुमेन क्या डिमांड कर रही है या हस्बैंड कितना अर्न कर रहा है, ये इस बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि जो मैट्रिमोनियल हाउस है, मतलब शादी के बाद वो जिस घर में रह रही थी उसके ससुराल में, ठीक है, वहां पर उसका जीवन स्तर क्या था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि
जो शादी के बाद उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और फिर मेंटेनेंस और एलिमनी बहुत ज्यादा मांग लिया जाए, ठीक है, या फिर शादी के बाद जो वैवाहिक घर है वहां पे लेविश लाइफ जी रही है और फिर मेंटेनेंस बहुत कम पे किया जाए, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होगी, एसेट्स और लायबिलिटीज बहुत कम होगी, ठीक है। नहीं, तो उसी आधार पे डिसाइड किया जाएगा एलिमनी और कंपनसेशन कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है, वो वैवाहिक घर में कैसा था, ससुराल में कैसा है, ठीक है। मतलब शादी करने के बाद जो ससुराल का जो जीवन स्तर होगा उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जो गुजारा भत्ता है वो दिया जाएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब ये गाइडलाइन देने का मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने, जिन्होंने सोशल इश्यूज की क्लास अटेंड की है मेरी, ठीक है, उसमें जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा था उसमें हमने ये सारे प्रोविजन पढ़े थे कि ये वहां पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर तो है, बट उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर दिशा निर्देश अभी दिए हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि वो जो लॉ है वो तो 2005 के बाद जितने केस आए हैं उन पर लागू होगा, ठीक है। कई ऐसे केस है जो कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है और बहुत पुराने केसेस है, ठीक है। तो उन केसेस को जल्दी निपटाने के लिए कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस जो पेंडिंग केसेस होते हैं उन पर भी एप्लीकेबल होती है। लॉ के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन नहीं लगता अगर वो क्रिमिनल हो जाए तो, ठीक है। ये बात जब पॉलिटी की क्लास होगी, जिनकी नहीं हुई है, ठीक है, उन्हें समझा दूंगा मैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है, ठीक है, कि कोई भी कानून जब बनता है तो वो उस दिन के बाद की तारीख से लागू होता है, ठीक है। बट कई ऐसे मामले हैं जो बहुत पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, और उसके लिए कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। और कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारे मामले इन सब दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए जितने भी मामले हैं वैवाहिक विवादों से जुड़े हुए उन्हें शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जाए, ठीक है, ताकि जो परित्यक्त महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो या प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, अब बात करते हैं। हाँ बोलो अनमोल। सर इसमें एक डाउट था। हाँ बोलो ना। सर जैसे इंडिया में गर्ल्स के लिए मैरिज एज 18 इयर्स है, बट सर मैंने कहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ रहा था, तब मैंने पढ़ा था कि अगर कोई मुस्लिम गर्ल है हाँ तो उनके लिए 18 इयर्स कोई वो नहीं है, मतलब वो अगर 18 इयर्स से कम भी है तो भी वो शादी कर सकते हैं। चलो ठीक है ना। तो देखो सर ये राइट है या देखो रॉन्ग? जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल यस कोड सर, तो बना नहीं है पहली बात। यस सर, हिंदू कोड लॉ ये कहता है कि शादी तभी मान्य होगी जब वो 18 वर्ष से ऊपर की लड़की होगी और 21 वर्ष से ऊपर का लड़का होगा, ठीक है। बट यस सर, क्योंकि इस्लामिक लॉ कोडिफाइड नहीं है इंडिया में, जो इस्लाम के जो नियम कायदे कानून हैं वो अभी तक किसी भी तरह से नियमबद्ध नहीं किए गए, ठीक है। और इसी वजह से इस्लाम के जो लॉ है, इस्लाम के जो कानून है, ठीक है, वो शरीयत के हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है। मतलब इस्लाम आज भी शरीयत को मानता है, ठीक है, शादी ब्याह के मामलों में, ठीक है। और शरीयत ये कहता है कि यदि कोई लड़की 15 वर्ष से ऊपर की है तो उसकी शादी मान्य है, सही है, ठीक है। यस सर। तो वो सही है कि 15 साल से ऊपर अगर इस्लाम में कोई लड़की है तो वो शादी कर सकती है, ठीक है। बट हिंदू में 18 वर्ष से ऊपर का होना तभी शादी हो पाएगी, अदरवाइज वो एक क्राइम है, ठीक है। डन अनमोल? यस सर। हाँ, अब सर तुम्हारे, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जो ये शरीयत है हाँ ये कानून से भी ऊपर है क्या? मतलब सुपर
बेटा कानून से ऊपर नहीं है ना, कानून से ऊपर नहीं है, बट जो तुमने मौलिक अधिकार नहीं पढ़े ना, है ना, अच्छा तुम मौलिक अधिकार पढ़ना, ठीक है, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि शरीयत कानून से ऊपर तो नहीं है बेटा, बट कानून के बराबर है। ठीक है सर। हाँ, तो अभी के लिए हाँ। तुम इतना मान लो, ठीक है, तुम भी, ज्योति भी, ठीक है, और जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है वो भी, ठीक है, कि बेशक शरीयत कानून से ऊपर नहीं है, बट कानून से कम भी नहीं है। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लो फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको और क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिमोनियल गाइडलाइंस, स्काईलार्क, ठीक है, और मालाबार के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद अनमोल, जो तुम्हारा दूसरा डाउट है कि ये जो Yes, sir. पॉइंट है, यदि वह योग्य और सक्षम है तो नो इनकम के दावे से कोई राहत नहीं मिलेगी, ये क्यों दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर आगे की हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे।